जी नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम लोग करेंगे जीआईएस का जो टेस्ट 1 है उसको कंप्लीट, और आज हम 121 से लेकर के 150 सवाल तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, आज 121वें सवाल पे हम लोग चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये खत्म हो और अगले सेट पर हम लोग पहुंचे। सेट नंबर 2 पर पहुंचने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज मैं इसका जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा। पहला है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका किसी संयुक्त सूचकांक है। मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो मानव विकास सूचकांक में यानी कि एचडीआई में शामिल किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो इसमें शामिल की जाती हैं 3 चीजें। एक तो आपकी जीवन प्रत्याशा, कोई व्यक्ति कितना लंबा जीवन एक्सपेक्ट कर रहा है, ये जी रहा है। उसकी शैक्षणिक उपलब्धि क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इस तरीके से 3 चीजें हमारी इसमें शामिल की जाती हैं। तो इस आधार पर हमारा एचडीआई निकल करके आता है। सवाल नंबर 122, कौन से कथन नाभिकीय विखंडन के बारे में संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रिलेटेड नहीं है। पहला, न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, जब तक न्यूट्रॉन बमबारी नहीं करेंगे तब तक ये प्रक्रिया नहीं बढ़ती है। दूसरा, तारों में उत्पन्न ऊर्जा ये नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। बिल्कुल गलत, ये नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। तो इसलिए राइट आंसर तो आपको यही मिल गया, बी आंसर। लेकिन फिर भी आप विखंडन से जुड़ी हुई जो 2 बातें हैं उनको भी देख लीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत है जो बिजली उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात है। और परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने का स्रोत भी यही है। चलिए 123 सवाल, निम्नलिखित में से किस एक को टाइफाइड नासी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन को टाइफाइड नासी के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद करना है सीधे का सीधा। नेक्स्ट 124 सवाल पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो पहला है बख्तुकम्मा। इस प्रकार के सवाल भी आपको सीधे सीधे रटने होते हैं और मैपिंग के जरिए आप इनको कर सकते हैं। तो ये त्योहार है जो तेलंगाना में मनाया जाता है। मिमकुट मिजोरम में मनाया जाता है और बिहू असम में तो मनाया ही जाता है। इसलिए तीनों आंसर सही हैं और तीनों ही राइट हैं। तो दैट्स व्हाई राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट 125 सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की सूचना पर कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि 1/4 मेंबर लिख करके देने चाहिए। उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है महाभियोग की। महाभियोग का जो आर्टिकल है वो है 61। तो इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न पत्रिकाओं में से कौन सी अबुल कलाम आजाद से संबंधित हैं। तो सवाल नंबर है ये, इसमें हमें देखना है कि कौन से पत्र पत्रिकाएं अबुल कलाम आजाद से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें है अल हिलाल, इन्हीं से जुड़ी हुई है। अल बिलाल, सेम नाम दिख रहा है। तो ये दोनों पत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं अबुल कलाम आजाद से। और जो हमदर्द और कॉमरेड हैं ये एक राइटर या यूं कह लीजिएगा व्यक्ति मोहम्मद अली, ये इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनको छोड़ करके बाकी अल हिलाल और अल बिलाल ये दोनों जुड़ी हुई हैं अबुल कलाम आजाद से। नेक्स्ट सवाल, एक तरफ अधिकारी है और एक तरफ प्रमुख कार्य है, इनको मिलाने की हम कोशिश करेंगे। दीवाने रियासत, ये बाजार पर नियंत्रण, ये मिला हुआ है। इंशा ए मुमालिक पत्राचार विभाग का प्रधान होता था। मुहत्सिफ लोक कल्याण या लोक आचरण का अधिकारी होता था। मीर बहर जलमार्ग पर नियंत्रण रखता था। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा यानी कि राइट आंसर इज डी। ये कुछ सल्तनत कालीन और मुगल कालीन अधिकारी थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो उसमें आपको पता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। तो इसलिए राइट आंसर डी। ये तो सीधा सीधा सवाल है। राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला,
यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, स्थायी सदन है और भंग नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही बात। इसके 1/3 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। गलत बात। अगर आपने कल का ही सेट किया होगा इसी सेट में, तो 1/6 मेंबर्स को राज्यपाल नामित करता है। तो केवल आंसर 1 और 2 यानी कि ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, वह दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण दिया जाता है वो कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका बैंक रेट। तो बैंक रेट पर ही आरबीआई अपने ग्राहकों को यानी कि दूसरे बैंकों को लंबी अवधि के ऋण देता है। चलिएगा, ऊतकों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सीधा सीधा सवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल किए जाते हैं? तो आप देखिएगा, इसमें फिनलैंड आता है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, और एक और चीज इसमें, अगर सांस्कृतिक रूप से अगर हमें इसमें जोड़ना है तो डेनमार्क भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो आपका जो राइट आंसर बचता है वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 4। और अगर सांस्कृतिक रूप से भी यानी कि टोटल कंडीशन कहे तो डेनमार्क भी हम उसको शामिल कर लेंगे। तो फिलहाल अभी स्कैंडिनेवियन देशों के समूह पूछा है तो 2, 3 और 4। और सांस्कृतिक रूप से भी अगर कोई कंट्री इसमें ऐड करने की बात करेगा तो फिर डेनमार्क भी इसका मेंबर हो जाएगा। सतत विकास का संबंध है, ठीक। तो सतत विकास का संबंध है वर्ल्ड लैंड रिपोर्ट से, और वर्ल्ड लैंड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1987 में, 1987 में। इसका संबंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था? तो ये था बनारस अखबार। तो बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र था और इसको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो कि कानपुर में स्थित है। तो हैंडीकैप्ड के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में है। इसका नामकरण किस महापुरुष के नाम पर किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। नेक्स्ट, कुछ सवाल ये अभी करंट के हैं, तो करंट के सवाल को हम लोग रोक देंगे। तो जैसे ये करंट का भी लेटेस्ट था, एफएसएसआई द्वारा किस रेलवे स्टेशन को प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित कर दिया गया? 2019 इंडेक्स में कौन टॉप पर है? 19। हाँ, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। 140। निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य को पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि जिसे SEZ कहते हैं मिला है? तो कौन सा राज्य ऐसा पहला है? तो वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में SEZ बनाया गया है पहला उत्तर पूर्व राज्य का। तो ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये तो भविष्य में भी काम आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसको देखें, अगला जो सवाल है ये भी करंट से जुड़ा हुआ है। देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। किसे भारतीय थल सेना का अगला प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो MM नरवणे। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कर लीजिएगा, वरना कोई आवश्यकता है नहीं। अगला भी करंट का सवाल है और ये भी करंट का सवाल है। फॉक्स मैगजीन, ये भी करंट का सवाल है। ये सारे करंट के सवाल आपके सामने दिख रहे हैं। इन सारे सवालों को हम लोग नहीं करेंगे और बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ये सेट आपका कंप्लीट हुआ
और इसके सेट के बाद हम लोग करेंगे अब टेस्ट नंबर 2, और उसको भी हम लोग जल्दी यानी कि कल ही से हो सकता है शुरू कर दें। तो आप लोग इसको कंट्रोल करके रखिएगा और कवर करके रखिएगा। करंट वाले सवाल मैं अभी नहीं करा रहा, करंट वाले हम सवाल बाद में करेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।